31 मार्च को जब निज़ामुद्दीन मरकज़ पर मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, उसके बाद से मुसलमानों को लेकर जिस तरह से एक बड़ी घिनौनी साजिश शुरू हुई और उसके असरात अब पूरे देश में देखने में नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से मुसलमानों का बाइकआउट किया जा रहा है, लेकिन आज से ये देखने में आ रहा है कि उसके बाद दारुल उलूम देवबंद की तरफ पूरा शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। कल जिस तरह से देवबंद में कुछ केसेस मिले, उसके बाद से मीडिया पूरी तरह से अब कोविड-19 का गढ़ दारुल उलूम देवबंद को साबित करने जा रही है। किस तरह के नताइज इसको लेकर पूरे देश पे सामने आ रहे हैं, इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम रहमानी साहब। हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से आज पूरे इसको डाइवर्ट करके दारुल उलूम देवबंद की तरफ पूरी तरह से किया जा रहा है इसको? देखिए, ये तो एक बहुत ही सोची समझी हिकमत अमली है। तबलीगी जमात को भी बाकायदा तैयार किया गया एक इशू, और उसको 30 तारीख को मीडिया के सामने परोस दिया गया। वो तैयार हुआ पहले। इसी तरीके से वो इशू अब बहुत थक गए होंगे, 20 दिन हो गए हैं करते हुए, तो शायद, और वैसे भी वो फेड ऑफ हो रहा है, तो अब नया चाहिए। तो एक देवबंद को हॉट स्पॉट, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। कल जो पालगढ़ में वाक़या हुआ कि जहाँ 2 साधुओं के साथ लिंचिंग हुई, उसको भी कोशिश ये की गई थी कि शुएब 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 कह करके, वो चोर कह रहे थे, इन्होंने शुएब कहा कि वो उसको, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। तो अब कुछ चाहिए। एक्चुअली हमारे मुल्क में कोरोना से लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि कोरोना की आड़ में जो एजेंडा है, एज ओल्ड एजेंडा जिसको लेके ये सरकार बनी है, उस एजेंडा को बहुत तेज़ी के साथ ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। उसके लिए मीडिया सिर्फ एक टूल है। मीडिया इस वक्त कोई इंडिपेंडेंट मीडिया हमारे सामने नहीं है। आमतौर पे मीडिया का मतलब हम ये समझते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होगा, लेकिन अब जो मीडिया है, लोग कहने लगे हैं गोदी मीडिया, वो सरकारी मीडिया है और एक वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हैसियत से बिहेव कर रहा है। तो वो सरकार की इंस्ट्रक्शन होती है, वो मीडिया करता है। जिस तरह से निज़ामुद्दीन को लेकर जो नफ़रत फैलाने का काम किया, उसके बाद मौलाना साद को ये कहा गया कि उनको आना चाहिए मीडिया के सामने। ख़ास तौर से मुस्लिम हलकों में ये एक बहस शुरू हो गई कि वो आएँ, कम से कम अपनी बात मीडिया के सामने रखें, ताकि जो एक तरफ़ा जो बात जा रही है वो ना जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ ऑडियो क्लिप आई, आज भी एक ऑडियो क्लिप जारी की गई है और लगातार वो ट्रायल जो है जारी है। नहीं, बड़ा साथ साहब को यकीनन आ जाना चाहिए था। एक बात उससे पहले भी, देखिए, सही या गलत जो भी है, इजमाए उम्मत का मतलब ये होता है कि इजमा गलत चीज़ पे हो गया तो भी इजमा है, सही चीज़ पे हो गया वो तो भी इजमा है। आप इजमा के ख़िलाफ़ अगर जा रहे हैं तो वो कोई खैर नहीं हो सकता। तो जो मौलाना साद साहब ने तकरीर की, वो इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ थी, और सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि सारी दुनिया के आलमी इजमा के ख़िलाफ़ थी वो, और उसका नतीजा उम्मत भुगत रही है। अब जब उनको ये ख़ुद भी अंदाज़ा हो गया, जो बात के वीडियोज़ आ रहे हैं कि उनसे गलती हुई थी, तो उनको मीडिया में शुरू में ही आ जाना चाहिए था। अब भी मौका था आ जाए, लेकिन अब कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इससे पड़ता नहीं है कि वो मीडिया में आए या ना जाए। एक मिसाल मशहूर है कि आप सोते हुए को जगा सकते हैं, जागते हुए को नहीं जगा सकते। तो सबको मालूम है कि जो लोग कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये तो उनको मालूम है। तो मौलाना साहब बाहर आ जाएं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना सवाल ये भी उठाया जा सकता है कि क्या दिल्ली पुलिस और हमारे मुल्क की होम मिनिस्ट्री इतनी बेअसर है और इतनी नाकारा है कि एक मौलाना साहब को 20 दिन में गिरफ्तार नहीं कर सकी? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल या निशान खुद सरकार के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि कहीं मौलाना मौलाना साहब लगातार जवाब दे रहे हैं, रिटर्न में जवाब दिया जा रहा है उनके वकीलों के ज़रिए, और सबको मालूम है कि मौलाना साहब कहाँ हैं। जब हमें मालूम है, सरकार को जाहिर सी बात मालूम होगा कहाँ पर हैं। लेकिन उसके जिस तरह से 28 तारीख को मुलाकात होती है, वहाँ पर नेशनल एडवाइज़र उनसे जा कर के मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करने की पहले से ही प्लानिंग रची गई थी। जी बिल्कुल, मैं उसी जानिब इशारा कर रहा था कि एक ये कॉमोडिटी बना के परोस दिया गया 30 तारीख को, लेकिन उसकी तैयारी पहले से थी। यानी जो पुलिस के लोग हैं, सुराग रसाई एजेंसियों के लोग हैं, वो मरकज़ में हर वक्त बैठे रहते हैं, 24 घंटे वो वहाँ मौजूद रहते हैं। वो सारी रिपोर्ट्स थी। नेपाल का अभी मामला सामने आया कि फरवरी के महीने में नेपाल में वहाँ इज्तिमा काफ़ी बड़ा था, वहाँ पर नेपाल की सरकार ने हिंदुस्तानियों के दाखिले को मना कर दिया।
हिंदुस्तान की सरकार के आला अफसरान फॉरेन मिनिस्ट्री के वहाँ पर अपनी एम्बेसी को और वहाँ के होम डिपार्टमेंट को बात करके उन्होंने इजाज़त दिलवाई मौलाना साद को वहाँ जाने की। वहाँ चाइना से, पाकिस्तान से, लंदन से, फ्रांस से सब लोग आए हुए थे और उसके बाद वही लोग यहाँ पर लौट के आए दिल्ली के। तो सरकार के इल्म में था, तो इल्म में था तो एक मजहबी मुनाफरत फैलाने का बेहतरीन जो टूल हो सकता था उस टूल के तौर पर मौलाना साद को इस्तेमाल किया और इसके लिए डोभाल साहब गए। आज तक कोई जवाब देने को नहीं, बात करने को तैयार नहीं है कि डोभाल साहब क्या करने गए थे रात को 2 बजे, कोई बात भी करने को तैयार नहीं है और मौलाना साद भी नहीं बता रहे कि वो क्यों गए थे। तो इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है, ये बात तो उम्मत को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि खमियाजा अमूमन तो पूरी उम्मत भुगत रही है, मौलवी साद नहीं भुगत रहे हैं या तबलीगी जमात नहीं भुगत रही है, पूरी उम्मत मुस्लिमा हिंद भुगत रही है। इसकी जिम्मेदारी का एहसास मौलाना साद को होना चाहिए कि वो अपनी इस खामोशी से जब उम्मत को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मीडिया ने जो जहर फैलाना था वो फैला दिया और जिसके नतीजे ये देखने में आ रहे हैं कि सब्ज़ी फरोशों से बाकायदा उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि छोटे छोटे इलाकों में ये देखने में आ रहा है कि वहाँ बाइकआउट किया जा रहा है, मुसलमानों को सामान नहीं दिया जा रहा है। तो उसको किस तरह से देखते हैं? तो ये पूरे मुल्क में हो रहा है, दिल्ली और अतराफ़ की बात नहीं है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब तरफ से आ रही हैं। अभी मेरठ के हॉस्पिटल का आपने देख लिया कि वो उसकी इतनी जुर्रत हो गई कि अखबार में इश्तहार दे के कह रहा है कि एक फ़लाँ कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी हमारे अस्पताल में नहीं आएगी। हापुड़ का वाक़या आपने देखा, राजस्थान का वाक़या आपने देखा, ये तो मेडिकल फ्रेटर्निटी के है। और सब्ज़ी वालों वगैरह का तो विश्व हिंदू परिषद ने झंडे लगाए बाकायदा उसके उन सब्ज़ी वालों के ठेलों पे कि जिनके यहाँ विश्व हिंदू परिषद का झंडा है वहाँ से सब्ज़ी लें। देखिए ये देखने में लगता है कि शायद एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं बहुत साफ ये करना चाहता हूँ, अगर वो लोग ये चाहते हैं कि बाइकआउट हो और अगर उन्होंने अपने मन में ये बना लिया है, वीएचपी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, कि हमको इनको आइसोलेट करना है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के पास खोने को तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हम इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, पॉलिटिकली बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हैं। तो जब हम हैं ही मार्जिनलाइज्ड, तो जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो इंडस्ट्रियल लेबर है, उसको अगर आप निकाल दें तो पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। आप अगर क्वारंटाइन कर दें पूरे के पूरे मुस्लिम इलाकों को कि साहब ठीक है निज़ामुद्दीन का एरिया ये सील्ड हो गया, अब इसमें कोई अंदर ना जाएगा ना बाहर आएगा, और इस तरीके से ऐसे स्पॉट्स पूरे मुल्क में मौजूद हैं, ओखला में ऐसे और स्पॉट मौजूद, इसको आप सील कर दीजिए कि ज़िंदगी भर के साहब कोई नहीं। तो इसका नुकसान किसको होगा? तो मुल्क को होगा। हमको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। हमको ये फ़ायदा हो सकता है कि हम जब अपने घर में बैठें तो अपनी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और आर्टिज़न का काम है वो किसी ना किसी सूरत करेंगे। रिस्क लेने का वादा तो अल्लाह ने किया, लेकिन मुल्क को होगा। सिप्ला आज की तारीख़ में मुसलमानों की में की कंपनी है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और सबसे ज़्यादा सस्ती दवा बेचने वाली कंपनी है सिप्ला। उसके बाद वो कार्ड आता है। आप हटा दीजिए, वो लोग तो बहुत मालदार, हज़ारों करोड़ के लोग हैं, वो चले जाएंगे और गैर ममालिक में चले जाएंगे। जो 1 रुपए की गोली हमको यहाँ वो अभी बेचते हैं 80 रुपए की आने लगेगी। शाहरुख खान की फिल्में देखना बंद कर दीजिए, आमिर खान की, सलमान खान की फिल्में देखना बंद कर दीजिए। विप्रो के अजीम प्रेम जी ने सबसे ज़्यादा बड़ा चंदा दिया है, हज़ारों करोड़ रुपए का, प्राइम मिनिस्टर को कोरोना से लड़ने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो तो भाई हमारी आइडियोलॉजी को आप सूट नहीं कर। प्राइम मिनिस्टर का तो बयान आया है अभी कल, जिस तरह से ट्वीट किया है 20 दिन बाद उन्होंने। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट करने से अगर कोई इम्पैक्ट होता तो फिर वो सब्जी वालों के ठेलों से विश्व हिंदू परिषद के झंडे हटवा देते प्राइम मिनिस्टर साहब। तो प्राइम मिनिस्टर का बयान तो गाय के मामले में भी आया, प्राइम मिनिस्टर का बयान तो मॉब लिंचिंग के मामले में। तो क्या हो गया? कुछ भी, दिल्ली में मॉब लिंचिंग इसी कोरोना के दरमियान हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर के क्या ट्वीट आ गया, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ट्वीट उस दबाव में आया जो आलमी सतह पर दबाव बन रहा है, जो WHO कह रहा है, जो US की गवर्नमेंट कह रही है, जो वहाँ के अखबारात कह रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, और जो कतर में और गल्फ कंट्रीज़ ने कहना शुरू किया। उसके बाद ये स्टेटमेंट उनका ट्विटर पर आया। तो आने उससे क्या फ़र्क पड़ा? मैं ये कह रहा हूँ कि ये आइसोलेशन इस देश के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं होगा। इसका कुछ ना कुछ बड़ा फ़ायदा मुसलमानों को हो जाएगा, वो आइसोलेट अगर होके बैठे। ये बात ये लोग शायद समझते नहीं, बीमार जहनीत के लोग हैं बीजेपी, RSS और BJP। देखने में आ रहा है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, ख़ास तौर से मुस्लिम पॉपुलेटेड जो महल्ले हैं, जो इलाके हैं, उसमें ज़्यादा जांच की जा रही है। देखिए हॉट स्पॉट्स को पढ़िए ना आप। उत्तर प्रदेश में जो शुरू में हॉट स्पॉट्स की लिस्ट आई, पहली लिस्ट, उसमें लखनऊ में जो 11 हॉट स्पॉट्स थे, उसमें लिखा हुआ है हॉट स्पॉट के ऑर्डर में कि इस मस्जिद से लेके इस एरिया तक, इस मस्जिद से 11 मस्जिदों के नाम लिख के वहाँ पर वो कहा कि एरिया। और अभी आप दिल्ली में हॉट स्पॉट्स गिन के देख लीजिए,
एक नोएडा को छोड़ के उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हॉट स्पॉट वो हैं। और अब पूरे के पूरे मुल्क में आप जाके देख लीजिए, आप कश्मीर में देखिए जाके, जम्मू के रीजन में पॉपुलेशन की डेंसिटी भी ज़्यादा है, भीड़ भी ज़्यादा है, और यहाँ से उसका इलाक़ भी ज़्यादा है। वहाँ पर केसेस नहीं है, पूरे श्रीनगर में केसेस हैं। क्या मतलब है इसका? इसी तरह लद्दाख में पूरा जो बुद्धिस्ट स्टेट है वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है। वो कहीं ऐसा नहीं है तस्लीम साहब, इस तरह का करके कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी की बात है, लेकिन नुकसान जो ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनकी गैर मुस्लिमों की, उनको ज़्यादा नुकसान होगा, उनकी फिर केयर नहीं हो पाएगी, वो उनको डिटेक्ट नहीं हो पाएगी बीमारी। देखिए, उनको तो नुकसान हर तरह से है, ये बात ये लोग समझ नहीं रहे, और क्यों इतना बड़ा नुकसान उठाना चाहते हैं मुझे पता नहीं। 70% तो अभी भी उन्हीं को है जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहे। 54,000 से ज़्यादा गैर मुल्की लेकर आए प्राइम मिनिस्टर, चाइना से भी और इटली से भी, उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें उनको नुकसान है। इसी तरह मैंने कहा कि लॉकडाउन से किसको नुकसान है? हमारी जीडीपी दिसंबर तक -हाफ में जाने वाली है। इसका मतलब लूट मच जाएगी मुल्क में। इसका नुकसान अकेले मुसलमानों को तो नहीं होगा। ये बात सरकार समझती है नहीं समझती मुझे नहीं मालूम, वीएचपी की समझ में आती है नहीं आती नहीं मालूम, लेकिन नुकसान बड़ा होने वाला है अगर इसको इस तरीके से कम्युनलाइज किया। एक तरफ ये पूरे हंगामा चल रहा है, लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन देखने में आ रहा है कि उसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस की अपनी कार्रवाई चालू है। शाहीन बाग को लेकर जिस तरह से जहाँ जहाँ पर भी धरने प्रदर्शन चले उसमें गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। अभी जो फसाद हुआ था उसमें भी मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि कोरोना के नाम को एक पर्दे की हैसियत से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस पर्दे में तमाम एक्टिविटीज़ भारत की चल रही हैं और मुसलमानों की सारी एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं। तो अब जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनमें ये दिल्ली में, यूपी में और दूसरे स्टेट्स में भी साउथ के बड़ी तादाद में मुसलमानों को एनआरसी और जैसे वो मुल्क से बगावत के मुतरादिफ हो। ऐसा तो है नहीं कि वो मुल्क से बगावत है, लेकिन उसी अंदाज से वो गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। अभी गुरुद्वारों में वो काम हो रहा है, जैन मुनियों के यहाँ उनकी सभाओं में काम हो रहा है। एक बैल मर जाए तो 3,000 की रथ यात्रा निकल रही है, एक शंकराचार्य की रथ यात्राएँ निकल रही। तो सब कुछ तो हो ही रहा है मुल्क में, रोज़ाना लॉकडाउन का वायलेशन हो रहा है। ऐसे में आखिरी सवाल करना चाहूँगा, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, मुसलमानों के पहली चीज़ तो ये कि सही है या गलत, लेकिन जो कानून सरकार ने बनाया है उस कानून का तो अमल करना ही होगा, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी तरफ से शिकायत का मौका ना दीजिए। उनकी नीयतें जो ख़राब हैं वो उसका नुकसान उनको हो रहा है, होगा यकीनन। आप अपनी तरफ से शिकायत का मौका ना दीजिए, अपनी इबादत को बढ़ाइए और अपने कारोबार आगे चल के आप अपने ही बल पर कैसे कर सकेंगे, ये तदबीरें जो आर्टिज़ान हमारे हैं, जो दस्तकार हैं, जो हमारे लेबर क्लास है, जो ट्रेडर हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो आगे चल के इन आइसोलेशन अगर कारोबार करना पड़ा तो वो कैसे करेंगे। इस बात पे संजीदगी से पूरी उम्मत को अब सोचना चाहिए।